हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हिस्ट्री पेपर जिन बच्चों ने लिया है बीए सेकेंड सेमेस्टर में, उनका जो सेकेंड यूनिट है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसमें आपको धैर्य बना के भी रखना होगा और थोड़ा आपको हमारे साथ एकदम अंत तक बने रहना होगा, ठीक है। तो ये यूनिट थोड़ा बड़ा भी है, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे फर्स्ट जो ये पार्ट है इसका, इसमें हम लोग बहुत से टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। और सेकेंड पार्ट इसका छोटा होगा, लेकिन वह भी आपको देना पड़ेगा, हम जान रहे हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनेगा। तो आज के वीडियो पे आप लगातार बने रहिएगा, यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन भी बनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब के चीजों को। तो देखिए, होमर एज यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। तो होमर कालीन सभ्यता आपको पहले भी हम पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पे उन बच्चों के लिए जरूरी है ना, जो रिवीजन के तौर पर पढ़ना चाह रहे हैं और जिनका एग्जाम है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नया नया आए होंगे और उनको पढ़ना है, ठीक है। तो होमर कालीन सभ्यता जो है ये कहाँ उभरी, इसको पहले देखिए। होमर कालीन सभ्यता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, बेसिकली होमर कालीन सभ्यता है क्या? एक व्यक्ति होता है होमर, उसी के नाम पर ये सभ्यता उभरती है। यानी कि देखिए, एक व्यक्ति के नाम पर कोई सभ्यता बनी तो इसका रीजन होगा ना, कि वो व्यक्ति कुछ ना कुछ उस समय अच्छा काम किया होगा। तो होमर जो है ना, होमर एक तरह से कहिए तो साहित्यकार है, रचनाकार है। उसी के नाम पर, उसी के प्रभाव पर इस दौर को होमर काल कहा गया, ठीक है। तो ऐसे आपको धीरे धीरे चीजें समझती जाएंगी। अब देखिए, शुरू करते हैं, ये सभ्यता उभरी कहाँ। तो यूनान के निवासी जो है ना, डेन्यूब नदी घाटी जो है, वहां पे आकर इस क्षेत्र में बस गए थे पहले, ठीक है। पहले इर्जियन क्षेत्र को इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। इस क्षेत्र में जितने भी लोग आए वह झुंड में आए, उनका नाम अलग अलग था। जैसे एकियन हो गया, आयोनियन हो गया, डोरियन हो गया, ये सब, ठीक है। तो देखिए, सीधा समझिए, यूनान के लोग जो है वो डेन्यूब नदी क्षेत्र में आए, और वहीं पे एक जगह है इजियन, इजियन क्षेत्र में ये लोग वहां रहने लगे। और ये लोग जितने भी लोग थे ना, ये सब जब आए ना, तो ये लोग झुंड में आए थे, ऐसा नहीं है कि अकेले आ गए थे। ये लोग 10, 20, 50, 100 के झुंड में आए। और जैसे देखिए, वो झुंड का नाम होता था एकियन, आयोनियन और डोरियन, ठीक है। यही सब बाद में अपने आप को हेलेन कहने लगे, ठीक है। हेलेन का अर्थ होता है, क्या जानते हैं? यूनानी। हेलेन का अर्थ होता है यूनानी। और जो झुंड में आने वाले लोग थे, इसी लोगों ने अपने आप को हेलेन कहना शुरू कर दिया। और इस क्षेत्र के साथ कई राजवंशों ने शासन किया। यानी जिन क्षेत्रों में ये लोग आए ना, इस क्षेत्र में बहुत से राजवंशों का शासन तंत्र बाद में चला, ठीक है। तो यही है मेनली आपको समझना है, कि यूनानी जो निवासी हैं पहले, वो यूनान के तो थे नहीं, वो बाहर से आए। और डेन्यूब क्षेत्र में ये लोग बसने लगे, और बसने लगते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपना घर द्वार बनाने लगते हैं, धीरे धीरे वहीं पे रहने लगते हैं, सेटल होने लगते हैं। तो ठीक ऐसी ही कहानी यहाँ के लोगों की थी। और इन्होंने अपने आप को क्या कहना शुरू किया, अभी तुरंत अभी बताया हम। तो देखिए, क्या हेलेन कहना शुरू किया। और हेलेन का अर्थ ही होता है यूनानी, ठीक है। धीरे धीरे हेलेन का अर्थ यूनानी के रूप में उभरना प्रारंभ हो गया। ये तो आपको एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज थी जो हम समझा दिए। अब देखिए, होमर युग क्या है। इस युग का कालखंड जो है 1200 से 800 ईसा पूर्व माना जाता है। इस युग में डेरियनों ने यूनान पर शासन किया था। तो डेरियन जाति के जो लोग थे, इन्होंने यूनान पर शासन किया था। यही जो लोग बाहर से आए और बस गए तो यूनान कहलाने लगे। और यही यूनानियों पर कोई शासन किया तो पहले डेरियनों ने किया, ठीक है। डेरियनों की नीति विध्वंसक और दमनकारी थी। यानी ये लोग जो भी काम करते थे ना, बड़ा ही विध्वंसक रूप से करते थे, यानी कि लोगों का शोषण ज्यादा करते थे, ठीक है। इस समय यूरोप में अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न हो गई डेरियनों के समय, जिसके कारण इस कालखंड को अंधकार युग के नाम से, अंधयुग या अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी डेरियनों का जब शासन होमर युग के शुरुआत में हुआ ना, यानी यूनान में हुआ ना, तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि इन लोगों ने लोगों का शासन करना, यानी लोगों पर शोषण करना प्रारंभ किया, जिससे इस दौर को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। इस समय के इतिहास की जानकारी हमें होमर के रचना इलियड और ओडिसी, ये याद रखिएगा कि होमर की दो रचना है, इलियड और ओडिसी, ठीक है। तो ये दोनों रचना के बारे में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति के नाम पर अगर कोई दौर शुरू होता है ना, इसलिए उससे संबंधित जो चीजें हैं उसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा। होमर की रचना का नाम क्या था? द इलियड और ओडिसी, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसलिए इस युग को महाकाव्य युग या होमर युग के नाम से जाना जाता है। चूंकि आपको पता है कि इस युग में जो है होमर के द्वारा इलियड और ओडिसी जैसी रचनाओं का मतलब लिखा गया, तो इससे क्या हुआ, इस युग को बहुत ख्याति मिला। और उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? इस युग के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी यही है, इलियड और ओडिसी, ठीक है। इसीलिए इस युग को महाकाव्य युग कहा जाता है, ठीक है।
अब इतनी चीजें आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ याद करने की चीज है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसमें समझने की चीजें थी जो समझा दिए। अब देखिए राजनीतिक स्थिति होमरकालीन सभ्यता की क्या थी, अब उसको देखिए। देखिए राजनीतिक स्थिति में बेसिकली आपको समझना ये है ना कि राजतंत्र था तो कैसे था, प्रशासन था तो कैसे था, तो इन चीजों को समझना है। यहाँ पे राजा महाराजा नहीं ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। इस बात को थोड़ी सी गांठ बांध कर रखिएगा दिमाग में, ठीक। इस वर्ग काल में वर्ग या समूह राजनीतिक संगठन का इकाई होता था। यानी जब लोग एक साथ वर्ग में रहते हैं ना, ये समूह में मतलब कहिए ना ग्रुप में जब रहने लगे, तो इसी को इस युग का एक तरह से राजनीतिक संगठन कहा गया। कुछ गांव को मिलाकर समूह का संगठन बनाया जाता था, यही राज्य कहलाता था। यानी कुछ गांव मिल गया तो राज्य कहलाता था, यही सब मिलके, ठीक है। इस राज्य का मुखिया जो होता था ना वो राजा कहलाता था। यानी गांव का मुखिया, यानी बहुत से गांव का को मिलाकर जब राज्य बनता था, उसका जो मुखिया होता था वो राजा होता था। राजा का पद जो होता था वो वंशानुगत होता था। यानी जो राजा बनेगा उसी का बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। यानी एक ही परिवार के व्यक्ति जो है राजा बनते थे, ठीक है। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। न्याय का भी कार्य राज्य में राजा के हाथ में ही होता था। यानी कि देखिए राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी राजा, न्याय करेगा तो राजा, तो वंशानुगत उसकी जो प्रवृत्ति होगी वह भी राजा की होगी, ठीक है। यही चीजें होती थी, यानी राजा सर्वोपरि होता था, ठीक। अब देखिए परामर्श सभाएं कैसी थी उसको देखिए। राजा को उनके कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए कुछ परामर्श सभाएं होती थी। परामर्श का मतलब ही आप समझते हैं, मतलब परामर्श का होता है ना कि किसी को सहायता देना या किसी को कुछ परामर्श यानी कुछ बताना, तो यही, यानी राजा को कुछ बताने के लिए परामर्श सभाएं होती थी। अब उसको देखिए, इसमें दो अधिकारी होते थे, दो सभाएं होती थी मेनली। वो होती थी ब्यूल और एगोरा। ये याद रखिए, ब्यूल और एगोरा ये दो सभाएं किसकी होती थी? परामर्श सभाएं होती थी। ब्यूल जो होता था ना उच्च वर्ग के सम्मानित वर्गों के लोगों का होता था। यानी कि ब्यूल में जो होते हैं, जो राज्य के सबसे बड़े बड़े पद पर या उच्च वर्ग के लोग होते थे वो इसमें शामिल होते थे, और राज्य की शक्ति का नियंत्रण करने का काम भी यही करते थे, ठीक है। और एगोरा जो होता था ये जनसाधारण की सभा होती थी। यानी इसमें सामान्य लोग रहते थे एगोरा में। यानी सीधा आपको बताएं, देखिए परामर्श सभा दो तरह का होता था राजा के पास, ठीक है। यानी देखिए परामर्श सभा दो तरह का, एक होता था ब्यूल जो कि उच्च वर्ग के लोगों का होता था, और निम्न वर्ग के लोगों का क्या होता था? एगोरा होता था। और उच्च वर्ग के लोगों का देखिए उस समय के समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव था, और यही शासन तंत्र को नियंत्रण में रखने का काम करते थे, ठीक है। अब आ जाइए सेना। सेना कैसी होती थी उसको भी देखिए। इस समय युद्ध जो है बहुत ही जरूरी होता था। यानी कि आप देखिए प्राचीन वर्ल्ड जब पढ़िएगा ना या इंडिया पढ़िएगा तो वहां पे युद्ध बहुत होगा, और युद्ध बहुत जब जरूरी होगा तो वहां पे सेना भी होगा। तो सेना का संगठन भी होता था अच्छे ढंग से। राजा जो होता था सेना का प्रमुख होता था, यानी राजा ही हेड होता था सेना का। सेना को प्रशिक्षण और शिक्षण देने का काम कौन करता था? राजा करता था। युद्ध के अवसर पर सम्राट स्वयं ही सेना का नेतृत्व करता था। यानी जब भी युद्ध होता था तो राजा स्वयं उसका हेड होता था, और वही युद्ध में भाग लेता था, ठीक है। सैनिकों के लिए अस्त्र शस्त्र, भाले, बर्छी, तलवार, कवच आदि जो सैनिक के लिए एक तरह से बोलिए तो उपकरण है ना, यानी जो अस्त्र शस्त्र है उनका उनको दिया जाता था। यानी कहने का मतलब है ना कि सेना जो है तलवार है, कवच है, बर्छी है, भाला है, ये सब का यूज करता था, ठीक है। तो सेना के बारे में आप समझ गए। यही है राजनीतिक स्थिति का इसका ढांचा। अब ठीक है, अगले टॉपिक को समझते हुए चलिए जल्दी से। अब इनकी सामाजिक स्थिति देखिए, यानी समाज कैसा था, होमर काल का समाज कैसा था, अब उसको देखिए। पहले तो राजनीतिक स्थिति बताए जिसमें राजा सबसे हेड होता था, उसके बाद परामर्श सभा जिसमें ब्यूल और एगोरा होता था, फिर सेना बता दी कि सेना का संगठन कैसे होता था। ये तो आपका हो गया उसका राजनीतिक स्थिति। अब यहीं से शुरू होगा सामाजिक स्थिति। अब देखिए क्वेश्चन जो बनेगा राजनीतिक स्थिति को लेकर वह भी आप ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ सकता है होमर कालीन राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। जितना अभी से पहले पढ़ा है सबको याद रखिएगा, उतना ही लिखना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं, दो तीन वर्ड ही याद रखिएगा, ब्यूल, एगोरा, राजा, और क्या होता था सेना के बारे में। इतना याद रखिएगा ना बाबू, सोच के लिख दीजिएगा। आप मेरा बात खाली सुन लीजिए, सोच के लिख दीजिएगा। थोड़ा स्पीड होगा आज का वीडियो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कंटेंट है, और बहुत कंटेंट को जब पढ़ाएंगे तो स्पीड नहीं करेंगे तो वीडियो आपका 2-2 घंटा का बनेगा, और 2-2 घंटा आप उब जाइएगा, नहीं सुन पाइएगा हमको। हम जान रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम पास करने के व्यू से आप आते हैं, तो आपको कम समय में ज्यादा चीज देने का हम भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए वर्ण व्यवस्था कैसी थी उसको देख लीजिए। होमर कालीन समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था, यानी 4 वर्ग में विभाजित था। पहले वर्ग में कुलीन वर्ग, कुलीन मतलब होता पेशेवर लोग, जिसके पास पैसा होता था, व्यापारी लोग जी, वो लोग आते थे, ठीक है। इसके पास विशाल भूमि और बड़ी संख्या में दास होते थे,
ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दूसरे वर्ग में किसान लोग आते थे। यह वर्ग अपनी भूमि पर खेती करने का काम करता था और अपना जीवन यापन करता था, जो कि आज भी करता है। किसान का काम क्या होता है? ये मतलब खेती-वेती करके अपना जीवन यापन करता है और अपने लोगों को मतलब जो देखिए इनके पास ज़्यादा जब अनाज उपजता है तो क्या करते हैं, ये बेच देते हैं अन्य लोगों को, ताकि अन्य लोग भी उससे खा पी के ज़िंदगी जी सकें, ठीक है? तो पहला कुलीन यानी कि बहुत जिसके पास पैसा धन वगैरह होता था, दूसरा किसान और तीसरा वर्ग होता था स्वतंत्र श्रमिक। श्रमिक का मतलब था मजदूर लोग, यानी कि जो स्वतंत्र लोग से मजदूरी करते थे वो लोग का वर्ग आता था। और चौथा वर्ग में आता था कौन जानते हैं? जो दास वर्ग के लोग आते थे, ठीक है? दास वर्ग वो होते थे ना जिसको राजा हरा के कहीं पे हराता था किसी को और वहां से लोगों को जब बंदी बना लेता था तो वही दास कहलाते थे। और ये दास जो होते थे ना वो राजा का क्या करते थे? तो राजा का सेवा सत्कार करने का यानी उसकी सेवा करते थे, ठीक है? यही चार वर्ग था कौन? पहला कुलीन, दूसरा किसान, तीसरा स्वतंत्र श्रमिक और चौथा क्या? दास। ये याद रखिएगा बाबू, इसको छोड़िएगा मत। ये चार वर्ग में बटा हुआ था समाज। अब आ जाइए स्त्रियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति कैसी थी उसको भी ध्यान रखिएगा। होमर युग में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, ठीक है? उनका मुख्य काम कपड़ा बुनना, बच्चे का लालन पालन करना तथा शिक्षित मतलब बच्चों को शिक्षित करना, यही काम होता था। यानी महिलाएं क्या काम करती थी आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा देखिए कपड़ा बुनती थी, चूंकि कपड़ा बुनेगी तब तो बच्चा को पहनाएगी। बच्चों का लालन पालन करना, उसको पढ़ाने लिखाने का काम कौन करती थी? महिलाएं करती थी। इसके अलावा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपना दखल रखती थी। आज भी देखिए महिलाएं आज भी मतलब हमारे समाज के हर एक क्षेत्र में काम करती है कि नहीं? ठीक वैसे ही उस समय भी करती थी, ठीक है? नारी ही इस समय पुरुष के लिए प्रेरणा का स्रोत होती थी। इस युग किस के कुछ बड़े संघर्षों में स्त्रियों के कारण हुआ था, यानी कि सीधा बताते हैं आज भी कहा जाता है कुछ महिलाओं के कारण जो है युद्ध हो जाता है, तो ठीक वैसे ही उस समय भी कुछ कुछ युद्ध जो होते थे ना उसमें महिलाओं का ही सबसे बड़ा भाग होता था, क्योंकि वही युद्ध करवाने का काम कर देती थी, ठीक है? इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए खान पान इनका कैसा था, यानी भोजन कैसा था उसको भी देखिए। तो इनका भोजन जो था ना बाबू, वो भोजन में ये लोग गेहूं जौ चावल ये सब का यूज करते थे और साग सब्जी मछली ये सब खाते पीते थे। जो अभी हम लोग खाते पीते हैं, जो जनरल खाना है ना उसको वहां लिख दीजिए कि साग सब्जी मछली ये सब खाते थे, गेहूं चावल ये सब इनका मुख्य खाना पीना होता था। विवाह की व्यवस्था कैसी थी समाज में तो उसको देखिए। अब इस युग में पुरुषों के द्वारा स्त्रियों को उनके पिता से खरीदा जाता था, यानी कि जो विवाह होता था ना उसमें पुरुष पैसा देता था और महिलाओं को खरीदता था और उसी से शादी ब्याह कर लेता था। लड़की के पिता को धन देकर कोई भी पुरुष उसे खरीद सकता था और यही प्रथा इस काल में प्रचलन में थी, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि विवाह इस समय इस तरह होता था जिसमें लड़की के जो पिता हैं उसको पैसा ये लोग दे देते थे कौन? जिनको जैसे आपको शादी करना है ना तो आप लड़की के पिता को पैसा दे दीजिएगा और उसकी बेटी को खरीद लीजिएगा और उसी से शादी ब्याह कर लीजिएगा। यही स्थिति वहां पे बनी हुई थी, बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको। अगला देखिए मनोरंजन के साधन कैसे थे उसको देखिए। तो मनोरंजन के साधन में ये ध्यान में रखिएगा इस समय मनोरंजन का प्रमुख साधन आखेट था। आखेट का मतलब होता है ना जो लोग मतलब जंगलों में जाके जैसे कि चीजों को एकत्र करने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको समझा देते हैं। आखेट का मतलब ये होता है बाबू कि जैसे आप जंगल गए, ठीक है? और जंगलों में जैसे होता है ना फल-फूल फरता है जैसे कि पेड़-उड़ में, उसको चुन के लान के अपने घर में रखिए, खाइए-पीजिए, वही काम ये लोग करते थे, ठीक है? इसके बाद ये लोग क्या करते थे, कई तरह के दौड़ों का प्रयोजन करते थे, यानी इनको मन नहीं लगता था ना, तो जानवर को दौड़ा देते थे, आदमी को दौड़ा देते थे, ऐसे दौड़ का भी आयोजन करते थे। और आखेट का मतलब आप समझ गए होंगे कि जंगलों में आप जब कोई भी काम करते हैं यानी जाके आप जंगलों से जैसे पेड़ पौधा से आप फल वगैरह को चुन के लाते हैं तो उसी को आखेट कहा जाता है, ठीक है? रहन सहन इनका कैसा था? तो इस युग में लोग साधारण रूप से रहते थे। ऐसा नहीं है कि इनका हाई प्रोफाइल जीवन था, उनके पास थार वार नहीं होता था, उनका जीवन बहुत साधारण होता था, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस युग के लोग शरीर को ढकने के लिए कपड़ा का यूज करते थे, पैर में जूते पहनते थे। उसके बाद देखिए स्त्रियां जो आभूषण का प्रयोग करती थी, पुरुष यहाँ पे बड़े-बड़े बाल और दाढ़ी मूंछ रखते थे, जो अभी भी रखते हैं। अभी तो फैशन बन गया है कि बड़ा-बड़ा बाल और दाढ़ी वगैरह रखिए तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे या ज़्यादा जानेंगे। तो वही उस समय भी था, ठीक है? अब देखिए होमर कालीन आर्थिक स्थिति कैसी थी उसको देखिए। यूनान की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी देखिए हम लोग गाँव के लोग हैं, आप भी अगर गाँव के होंगे तो आप देखिए एक चीज़ आप प्राउड फील करिएगा। शहर वाले को हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप नहीं कीजिए, आप भी प्राउड फील कीजिए। लेकिन हमको ज़्यादा पसंद ये है ना कि गाँव। गाँव के लोग हैं और गाँव की मिट्टी हमको ज़्यादा पसंद है। आपको भी होनी चाहिए चूँकि आप भी गाँव के होंगे, तो ठीक वैसे ही ये लोग भी थे, ठीक है?
ऐसा नहीं है कि शहर के लोग अच्छे नहीं होते, शहर के भी लोग बेहतरीन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमने गाँव की बातें करी है, ऐसा नहीं है कि किसी को हमने नीचा दिखाया है, ठीक है? शहर भी बेहतरीन है, गाँव भी बेहतरीन है, दोनों का महत्व अपने-अपने जगह बेहतरीन है, ठीक है? उसके बाद देखिए, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि पशुपालन था। यहाँ के लोग खेती में गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा इस सब की खेती करते थे, ठीक है? और खेतों को सिंचाई के लिए ये लोग नहर का यूज़ करते थे। यानी देखिए खेती होता था यहाँ सीधा गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल ये सब की खेती ये लोग करते थे और खेतों को सिंचाई के रूप में ये लोग क्या करते थे, नहर का प्रयोग करते थे। जैसे अभी क्या होता है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं, मशीन का, जो कि तालाब में और फिर नदियों में और उसी से पानी का पटवन हम लोग सिंचाई के रूप में करते हैं। लेकिन उस समय ये ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ये नहरों से आने वाले पानी से अपने जो भूमि का सिंचाई करते थे, ठीक है? उद्योग धंधे में इस समय देखिए वस्त्र उद्योग, आभूषण, अस्त्र-शस्त्र निर्माण उद्योग प्रचलन में था। वस्त्र मतलब कपड़ा बनाने का उद्योग, आभूषण मतलब जो वो सोना-चांदी का जो पहनते थे आभूषण, जेवर वगैरह उसका और अस्त्र-शस्त्र में वही भाला, बर्छी जो यूज़ करता था सैनिक लोग ना, उसका उद्योग वहाँ पे प्रचलन में था, ठीक है? अब देखिए यहाँ की अब धार्मिक स्थिति देखिए, ये तो आर्थिक स्थिति थी, उसको आप ध्यान में रखिएगा। अब धार्मिक स्थिति कैसी थी उसको भी देखिए। यह युग जो है ना बहुदेववादी युग है। बहुदेव का मतलब होता है ना, बहुत से देवी-देवताओं का ये लोग पूजा-पाठ करते थे। कोई एक देवी-देवता नहीं था इनका, ठीक है? इस समय लोग जो है ना बहुत से देवी-देवताओं का पूजा-पाठ करते थे। प्राकृतिक की शक्ति की देवी समझकर ये लोग उसकी पूजा करते थे। यानी प्रकृति जो है, जो नेचर है, उसको ये लोग शक्ति की देवी मानते थे और उसकी पूजा-पाठ करते थे, ठीक है? यहाँ के लोग देवी-देवता के रूप में जीयस, इसको याद रखिएगा, जीयस हो गया, पोसीडन, उसके बाद देखिए हिप हिप्पासाटस, अपोलो, ये सब की पूजा करते थे। ये 4 गो देवता को याद रखिएगा, जीयस हो गया, पोसीडन हो गया, हिप्पासाटस हो गया, अपोलो, ये सब की पूजा-पाठ करते थे। यह लोग अपने देवी-देवताओं के लिए मंदिर का निर्माण करते थे, यानी कि देवी-देवता को कहाँ रखते थे? मंदिर में। ये इनका धर्म जो होता था ना, जटिल कर्मकांड और पुरोहितों के प्रभाव से मुक्त था। यानी इनका जो धर्म था वो पुरोहित वगैरह इसमें नहीं होता था। ये लोग अपने स्वेच्छा से इसका पूजा-पाठ करते थे, ठीक है? परिवार का प्रधान जो व्यक्ति होता था वही धार्मिक कार्य को संपादित करता था। जैसे आपके घर में परिवार में अगर हेड आपके पिताजी होंगे, तो उसी तरह वहाँ भी अगर कोई किसी के पिताजी होते थे, तो वही हेड होते थे धर्म को लेकर, ठीक है? और वही उसका पूजा-पाठ का काम करते थे, ठीक है? अब देखिए होमरकालीन सभ्यता में एक है एथेंस नगर, ठीक है? अब एथेंस नगर को पढ़ लीजिए। एथेंस और स्पार्टा आपको पढ़ना है, तो दोनों को आप धीरे-धीरे पढ़ाएँगे, क्योंकि ये दूसरा टॉपिक आपका शुरू हो गया। पूरा का पूरा होमरकालीन सभ्यता का जो भी मेन-मेन फीचर्स था, उसको हम बता दिए। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सब जीवन बता दिए हैं। अब यही जीवन में कोई एक जीवन पूछेगा तो आप तो बता देना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए हमने कोशिश किया है ना कि आपको हर चीज़ दे देने का। लेकिन अब इसमें मेहनत आपको करना है कि उन चीज़ों का एप्लाइड कैसे करें, यानी उसको अप्लाई करके कैसे उसको ले लें, ठीक है? हम दे रहे हैं, आप ले लीजिए। चुपचाप उस लाभ को लीजिए और आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, आपको यकीनन आपको एहसास हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम भी बढ़िया गया और आपकी तैयारी भी अच्छा हुई। देखिए, हम सरल शब्दों में चीज़ों को बताने में ज़्यादा विश्वास करते हैं और वही चीज़ हम अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है? हो सकता है 3rd सेमेस्टर से थोड़ा लैंग्वेज परिवर्तित होगा, भास्ट भी होगा, चूँकि कुछ बच्चे कमेंट किए थे हमको कि सर थोड़ा-सा अब जो है ना इसको अपग्रेड कीजिए, यानी अपग्रेड का मतलब है ना कि समझाने पर फोकस कम कीजिए और चीज़ों को मतलब रटवा दीजिए, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, हम चीज़ों को समझाने पर ज़्यादा ही फोकस करेंगे और रटवाने का जो बात होगा वह भी करा देंगे, ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं एथेंस नगर राज्य, ठीक है? तो एथेंस नगर राज्य का विकास जो है ना स्पार्टा नगर राज्य के स्थान पर हुआ था, यानी स्पार्टा नगर जो राज्य है, वो उसी के स्थान पर ये एथेंस नगर राज्य का विकास हुआ था, ठीक है? स्पार्टा नगर राज्य के ही स्थान पर इस राज्य ने धीरे-धीरे शांतिपूर्ण तरीके से अधिकार किया, इसलिए वहाँ पे सैन्यवाद का विकास नहीं हुआ था, ठीक है? एथेंस के पास बहुत अच्छे बंदरगाह और बहुमूल्य खनिज थे। एथेंस के निवासियों ने व्यापार में बहुत उन्नति की थी, जिसके कारण वहाँ के निवासी नागरिक सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है? यानी एथेंस का राज्य जो है ना, स्पार्टा और एथेंस आपको पढ़ना होता है। स्पार्टा अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, एथेंस पढ़ा रहे हैं। तो एथेंस में ये है, स्पार्टा की जगह पे एथेंस नगर राज्य का उदय हुआ। यहाँ के लोग बहुत ही कर्मठ थे, सीधा बात यही जानिएगा। यहाँ पे बहुत से बंदरगाह होते थे, सैन्यवाद यानी ये लोग सैनिक को रखते थे ताकि यहाँ पे युद्ध वगैरह कर सकें ये, ठीक है? तो मेन चीज़ें यही है, इस इतनी बातें इस स्लाइड से याद रखिएगा। अगले टॉपिक को समझते हुए चलेंगे आप। एथेंस की सभ्यता में यहाँ के लोग एथिना देवी, ये देखिए नाम रखिएगा याद, एथिना देवी की पूजा पाठ करते थे, जिसका मंदिर जो है ना निक्स नामक जगह पर था, ठीक है?
इस देवी के नाम पर ही इस नगर का नाम एथेंस पड़ा। यानी आपसे पूछेगा एथेंस नगर का नाम किस देवी के नाम पे पड़ा, तो एथीना देवी के नाम पे पड़ा। और एथीना देवी का मंदिर कहाँ था, तो वो निक्स नामक स्थान पे था। ठीक है, यह नगर एक्रोपोलिस एक्रोपोलिस नामक दुर्ग के चारों तरफ बसा हुआ था। इसकी सुरक्षा यही दुर्ग करती थी। तो ये भी ध्यान में रहे तो ठीक है, नहीं तो भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्रोपोलिस नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एथीना देवी खाली याद रखिएगा। इसके चारों ओर लकड़ी की दीवारें बनाई जाती थी। यहाँ पे कला, साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान की बहुत ज्यादा उन्नति हुई थी। ठीक है, कहाँ पे, एथेंस नगर में। ठीक है, एथेंस ने अपूर्व कुशलता के साथ यूनानी जगत का नेतृत्व किया। होमर युग के बाद यूनान में जो कुलीन राजतंत्र की स्थापना हुई, उसमें स्वेच्छाचारी युग का प्रारंभ इसी युग में हुआ। यानी कि कुलीन राजतंत्र का मतलब होता है ना बाबू, जहाँ पे राजा को परामर्श देने या राजा का जो है संचालन, राज्य का संचालन करने वाला लोग कौन होता है, जो कि एकदम पूरा पैसा वाला हो वो। लेकिन इस राज्य में, एथेंस राज्य में स्वेच्छाचारी शासन तंत्र का उदय हुआ। अब देखिए स्वेच्छाचारी शासन तंत्र क्या होता है वो अभी तुरंत समझा देंगे। ठीक है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस में राजतंत्र के स्थान पर धनिकों की अल्पतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ पे देखिए, यहाँ राजतंत्र का स्थापना नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक तरह से आप देखिएगा, मतलब लोकतंत्र वाली व्यवस्था देखने को मिलती है, बट वो लोकतंत्र है नहीं। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। यानी मिला जुला रूप राजतंत्र और लोकतंत्र का। ठीक है, इस काल में अधिकतर भूमि जो होता था ना, वो किसानों के हाथ से निकलकर कुलीन यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके हाथ में चला जाता था। जैसे जमींदार है, इन सभी के हाथ में था। ठीक है, यानी कि किसानों के हाथ में ज्यादा भूमि नहीं होता था। यानी किसानों की स्थिति इस समय बहुत खराब थी। ठीक है, पहले जहाँ भूमि का मालिक किसान होते थे ना, अब इस भूमि का जो मालिक होते थे वो कुलीन वर्ग के लोग होते थे। ठीक है, कुलीन वही पैसे वाले। उसके बाद जिसके कारण इन लोगों ने किसानों और व्यापारियों का शोषण भी करना आरंभ कर दिया। ठीक है, यानी देखिए जब पैसे वाले लोगों के पास जो है ना, जब खेत वगैरह सब कुछ हो जाएगा ना, तो किसान का शोषण तो होना ही है। क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, कुलीन लोग, कि वो अन्य लोगों का, यानी कि जो कम पैसे वाले लोग हैं, जो कम मतलब मजबूत है आर्थिक स्थिति से, उनका शोषण करेंगे। वही काम ये लोग करते थे। अतः उनके शासन व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई। देखिए जब आप किसी का शोषण करिएगा ना, तो एक ना एक दिन आपका विद्रोह भी कर देगा वो लोग, जिसके ऊपर आप शोषण कीजिएगा। तो ठीक वैसा ही हुआ कि किसानों के ऊपर शोषण होता था, मजदूरों पर होता था, अन्य लोगों पर होता था। इसलिए इन लोगों ने मिलजुल कर विद्रोह कर दिया और इनका शासन तंत्र ज्यादा दिन नहीं चल पाया। ऐसी स्थिति में सेनापतियों ने राज्य का कार्य अपने हाथ में ले लिया और शासन तंत्र जो है अब सेनापति के हाथ में चला गया। यानी राजा से सेना यहाँ पे शासन को चलाने लगा। ठीक है, एथेंस नगर जो है राज्य, कुलीन वर्ग, दास वर्ग के अतिरिक्त कुछ अन्य स्वतंत्र नागरिक भी यहाँ निवास करते थे। यानी एथेंस वर्ग में ना, एथेंस में जो एथेंस नगर राज्य है, वहाँ कुलीन वर्ग यानी पैसे वाले लोग, दास वर्ग वो जिसको राजा हराकर वहां से बंदी बनाकर लाता था वो लोग। इसके अलावे भी कुछ लोग रहते थे जिनको यहाँ पे डेमोन्स कहा जाता था। डेमोन्स जो वो लोग होते थे जो कुलीन और दास वर्ग के अलावे के वर्ग के लोग आते थे। ठीक है, यानी उसमें कौन होते थे जानते हैं, डेमोन्स वर्ग में स्वतंत्र किसान, मजदूर, कारीगर और व्यापारी लोग आते थे। कारीगर वही बाबू जो मूर्ति उर्ति लन फन बनाता था, जैसे कि मान लीजिए कि बर्तन बनाता था, या फिर आप देखिएगा कोई बेड वुड बनाता था। बेड का मतलब चौकी वगैरह, ये सब पलंग वगैरह। अब देखिए डेमोन्स वर्ग के लोग जिसमें कि किसान, मजदूर ये लोग आते थे ना, ये लोग बहुत ही मतलब एक तरह से कहिए तो विचलित रहते थे, असंतुष्ट थे। क्यों भाई, तो इनके ऊपर शोषण होता था ना, इसलिए ये लोग असंतुष्ट थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इनके संघर्ष के फलस्वरूप 594 ईस्वी में 594 ईस्वी में सोलन को नया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। यानी कि सोलन नामक एक वो व्यक्ति है जिसको इन लोगों ने जो है ना, जो लोग असंतुष्ट थे ना, उन्होंने सोलन को अपना मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया और उसके बाद उसने सुधार का काम प्रारंभ कर दिया। सोलन ने गिरवी प्रथा यानी गिरवी रखने की जो प्रथा चलती थी ना, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद एथेंस के उन सभी नागरिकों को ऋण के कारण दास जो हो गए थे उनको मुक्त कर दिया। यानी सोलन नामक एक वो व्यक्ति, देखिए आपको सीधा बताते हैं, जब आपके ऊपर कोई शोषण करेगा तो आप एक दिन विद्रोह कीजिएगा। ठीक वैसे ही वहां के लोगों, किसानों पर शोषण होता था, तो शोषण होने के कारण उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और उसी में वो व्यक्ति निकल के आया सोलन। सोलन को इन्होंने अपना राजा बना लिया और यही जो राजा बना सोलन ना, सोलन ने क्या किया कि यहाँ के लोगों के हित में काम करना प्रारंभ किया। यहाँ के लोगों के लिए जो गिरवी व्यवस्था पहले से चलती थी, गिरवी मतलब होता था ना कि मान लीजिए आपको पैसा का जरूरत है, तो आप पैसा लेने कोई भी जो पैसे वाले जो साहूकार हैं उनके पास जाइएगा,
तो अपना हो सकता है कि अपना घर-द्वार सब गिरवी रख दें और उससे पैसा ले लें। तो यही व्यवस्था वहाँ चलता था, ठीक है? तो उसको वो खत्म कर दिया। उसके बाद देखिए, राज्य में वो लोग जिन्होंने कि ऋण लिया है, यानी कि किसी से पैसा लिया है सूद पर और उनको दास बना लिया उसे, वो पैसा नहीं दे पाया तो उसको वो क्या करते थे, वो लोग दास बना लेते थे। तो ऐसे लोगों को भी इसने मुक्त कर दिया, किसने? सोलन ने, ठीक है? सोलन के कुछ कार्य हैं, उसको याद रखिएगा, जो कि एथेंस नगर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम बताते जा रहे हैं, ठीक है? सोलन ने यह नियम बनाया कि भविष्य में एथेंस का कोई भी निवासी ऋण न चुका पाने पर दास नहीं बनाया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए एथेंस नगर का है, उसने कोई लोन वगैरह किसी व्यक्ति से मतलब मान लीजिए सूद पर पैसा लिया और वो पैसा वो उसको रिटर्न नहीं करेगा ना, तो उसको दास नहीं बनाया जाएगा, ठीक है? ये बात इसने बताया। किंतु उसने उन दासों को मुक्त कर दिया जो विदेशों से खरीद कर ले गए थे। यानी कि उसने कहा कि भाई जो व्यक्ति जो हमारे यहाँ से विदेश से ले गए हैं ना, खरीद के, जिनको दास के रूप में ले जाया गया है, उसको हम नहीं ला सकते, उसको मुक्त कर दिया ये, ठीक है? सोलन ने फिर से सभा की स्थापना की और एथेंस के सभी नागरिकों को इसके सदस्य बनाया। यानी कि सोलन के द्वारा जो है ना प्रशासनिक कार्य भी किए गए। इसने सभा बनाया, सभा में सभी लोगों को उसमें जोड़ने का काम किया। उसने सुधारों के माध्यम से निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। यानी कि उसने जो है ना अपने सुधार, यानी कि अच्छे-अच्छे काम से निर्धन जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के किसान हैं, उसमें मजदूर है, ये सबको लाभ पहुंचाने का काम किया, ठीक है? न्याय व्यवस्था को पुनः स्थापित किया और न्यायालय की स्थापना की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का चुनाव नागरिक के द्वारा किया जाता था। यानी आम जनता जो है ना मुख्य न्यायाधीश को चुनती थी, ठीक है? यानी देखिए, इसके द्वारा कितने अच्छे-अच्छे काम किए गए ताकि जनता खुश रह सके, ठीक है? अब एक-एक करके उसके काम को देख लीजिए, यानी उसके द्वारा कौन-कौन काम किया गया, उसको अब एक-एक करके देखिए। तो जैसे वेश्यावृत्ति को वैध घोषित कर दिया गया और बलात्कार को जघन्य अपराध। यानी उसने वेश्यावृत्ति जो होता है ना, उसको वैध घोषित कर दिया। यानी बोला कि भाई वेश्यावृत्ति कोई करता है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, कोई बलात्कार करता है तो वो गलत काम है, ठीक है? ये बात बोला। एथेंस के सिक्कों में सुधार किया। उसके बाद देखिए, कला साहित्य को प्रोत्साहित किया, यानी कला साहित्य में प्रोत्साहन दिया इसने। मृतक सैनिक के जो बच्चे होते थे ना, उसकी जो खान-पान, रहन-सहन का जो भार है, वो राज्य को सौंप दिया। यानी कि मृतक जो सैनिक मर जाते हैं, उनके बच्चों का लालन-पालन कौन करेगा? राज्य करेगा, ठीक है? जन्म के बदले धन के आधार पर राजनीतिक अधिकार दिए गए। यानी कि देखिए, जन्म के आधार पर कोई भी राजनेता नहीं बनेगा, बल्कि जिसके पास धन है, वही राजनेता बनेगा। यही इसने स्थापित कर दिया। शासित को शासन के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया। यानी कि जो जनता है, उनको शासन के प्रति निष्ठावान बनाने का भी प्रयास इसके द्वारा किया गया, ताकि राज्य की जो सत्ता है, उसको फिर से वो उखाड़ के फेंक ना दे, ठीक है? व्यक्तियों के शारीरिक विकास के लिए राज्य की ओर से शारीरिक व्यायामशालाओं की स्थापना की गई। यानी कि देखिए, व्यक्तियों का अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी तरह से वो जीवन जिए, इसके लिए उसने व्यायामशाला यानी जिम वगैरह का स्थापना उसी समय कर दिया था, ठीक है? सोलन के द्वारा किए गए सुधारों के बावजूद उससे अमीर और गरीब लोग जो है ना, वो खुश नहीं हुए। चूँकि उसके द्वारा जो भी काम किए गए ना, उससे अच्छा तो काम था, लेकिन इससे सब कोई खुश हो गया ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। तो यही चीज़ हुआ। वह उनकी आलोचना करते रहते थे, जिसके कारण सोलन के मुँह से एक बार निकला था, यानी सोलन ने अपने बारे में खुद ही कह दिया था, मेरी दशा तो, यानी उसने कहा था ना कि मेरी स्थिति ऐसी है ना, जैसे शिकारी दल से घिरे हुए कुत्तों के दल से हम घिरे हुए हैं, यानी भेड़िए से घिरे हुए हैं। यानी वो बोलता है ना, शिकारी कुत्तों के दल से घिरे भेड़ियों जैसी हो गई है मेरी स्थिति। यानी वो बोलता है ना कि हमारे चारों तरफ जो है ना शिकारी कुत्ते हैं, वो चाहते हैं कि हमको जैसे ही मौका मिले हम पे अटैक कर देंगे वो। ऐसी स्थिति हमारी हो गई। यानी वो खुद ही जानता था कि हम अगर ज़्यादा दिन ज़िंदा रहेंगे तो हमारी ये लोग ही मृत्यु कर देंगे, यानी यही लोग हमको मार देंगे। इन तमाम प्रयासों के बावजूद सोलन ने जो अपने सुधार कार्य किए, उससे एथेंस गणराज्य गणतंत्र शासन की नींव पड़ी। यानी कि जो उसके द्वारा शासन तंत्र में सुधार हुआ ना सोलन के द्वारा, इससे वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होने लगी। यही कारण है कि एथेंस में गणतंत्र का संस्थापक जो है ना, सोलन को माना जाता है, ठीक है? यानी उसके कामों की वजह से उसी को हेड माना जाता है कि भाई गणतंत्र की स्थापना कोई किया अगर एथेंस नगर में, तो वो सोलन था, ठीक है? तो इतना चीज़ आपको सोलन के संबंध में याद रखना है। इसमें याद रखने वाली है क्या? कुछ नहीं, एक बार सुन लिए होंगे तो ध्यान में आ जाएगा। पीडीएफ दे देंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा, बात खत्म, ठीक है? अब देखिए, सोलन के निरंतर हो रहे विरोधों के कारण उसकी राजनीतिक जो स्थिति थी वो खराब हो गई, जिसके कारण उसने राजनीति से एक तरह से कहिए तो संन्यास ले लिया, यानी राजनीति से अपने आप को दूर बना लिया। कुलीनों और व्यवसायियों के मतभेद बढ़ जाने के कारण एथेंस वासियों ने पीसी, देखिए इसको याद रखिएगा, पीसिस
स्ट्रेटस नामक एक निरंकुश व्यक्ति को अपना शासन घोषित कर दिया। यानी सोलन के बाद कोई राजा बना तो वो कौन था? पीसी स्ट्रेटस, ठीक है, पीसी स्ट्रेटस ये शासक बन गया वहां का, कहाँ का? एथेंस का, ठीक है। इसके बाद यानी पीसी स्ट्रेटस के बाद कौन बना? क्लिस्थनीज, क्लिस्थनीज बन गया उसके बाद शासक, ठीक है। वह कुलीन वर्ग से आता था, उसने कुलीनों के लिए शासन तंत्र में उच्च पद दिए। यानी देखिए, जिस वर्ग से वो आता था ना, उस वर्ग के लोगों के लिए इसने अच्छा काम किया, यानी अमीर लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, एथेंस गणतंत्र का दूसरा संस्थापक कौन था? तो इसी को बोला जाता है क्लिस्थनीज को, ठीक है। इसको ही बोला जाता है कि एथेंस नगर राज्य का ये दूसरा संस्थापक था। इसके द्वारा कुछ सुधार के काम किए गए, उसको देखिए। सोलन के बाद याद रखना क्लिस्थनीज को, ठीक है। तो क्लिस्थनीज के द्वारा किए गए जो सुधार के काम है उसको अब एक एक करके देखिए। इसने देखिए सामंत वर्ग की शक्ति को कम कर दिया। उसके बाद देखिए समाज को 10 वर्गों में विभाजित कर दिया। पहले जो समाज 4 वर्ग में बटा था उसको इसने 10 वर्ग में बांट दिया, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिए। प्रत्येक जाति के लोगों को अपने सेनापति नियुक्त करने का अधिकार दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, सेनापति क्रम से नियुक्त किए जाते थे, यानी एक क्रोनोलॉजी में सेनापति का नियुक्ति होता था। उसके बाद देखिए, एरियोपेगस के अधिकार जो है उसको भी कम कर दिया ये। उसके बाद देखिए, एटिका के दासों को मुक्त कर दिया। उसके बाद देखिए, सदस्यों की नियुक्ति निर्वाचन के माध्यम से होने लगी, यानी कि कोई भी सदस्य अगर नियुक्त होता था उसका निर्वाचन यानी कि उसको वोटिंग के आधार पर नियुक्त किया जाता था। सेना का पुनर्गठन किया गया और 10 सेनापतियों की एक समिति बनाई गई, यानी कि 10 सेनापति को मिलाकर एगो समिति बनाता था। यही सेना का पुनर्गठन, इसने नया ढंग से सेना को संगठित करने का काम किया। तो सोलन के बाद आपको याद जो रखनी है इसी को याद रखनी है। क्लिस्थनीज देखिए, इस वंश का जो एथेंस नगर है ना, इसका ये दूसरा गणतंत्र वाला शासन तंत्र को स्थापित करने वाला शासक था। और इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा ना, देखिए ये कुलीन वर्ग का था, यानी अमीर घराने से आता था, पैसे वाले लोग में से ये आता था। अब जब कोई भी पैसा वाला व्यक्ति शासक बनेगा तो वो क्या चाहेगा कि पैसा वाला जो व्यक्ति है उसी का हम सपोर्ट करें, उसी के लिए काम करें। तो वही काम क्लिस्थनीज किया था, ठीक है। सीधा बात ये, क्लिस्थनीज के सुधारों से यूनान में प्रजातंत्र का विकास हुआ। इसके बारे में ठीक ही कहा जाता है कि वह यूनान में जनतंत्र का पिता और द्वितीय संस्थापक था। यानी उसके जो अच्छे काम थे ना, इसी वजह से इसको बुलाया जाता है कि ये गणतंत्र या जनतंत्र, यानी जनतंत्र का मतलब था जहाँ पे जनता की भागीदारी शासन तंत्र को चलाने में होती है, उसका ये द्वितीय संस्थापक था। उसने जो गणतंत्र की स्थापना की वह सदियों तक जीवित रही। इसके कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य पेरिक्लीज के द्वारा किया गया था। यानी कि देखिए, क्लिस्थनीज के बाद पेरिक्लीज शासक बना, उसने भी इसके काम को आगे बढ़ाया, यानी कि उसके द्वारा भी अच्छे अच्छे काम किए गए। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए अगले जो है उसको देख लीजिए। 469 से 429 ईस्वी में पेरिक्लीज जो है ना एथेंस नगर का शासक बना। इसने लोकतंत्र को फिर से मजबूती प्रदान करने का काम किया। इसके द्वारा कई एक महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए गए। इसने न्याय व्यवस्था में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की और लोकतांत्रिक रूप से न्याय देने का काम किया। यानी ऐसा नहीं है कि न्याय ऐसी नहीं हो कि गरीब लोगों को मतलब सजा दीजिए और अमीर लोग को बचाइए, ऐसा नहीं। इसने कहा कि भाई देखिए, न्याय इस तरह होगा, अगर कोई व्यक्ति गलत काम किया है तो उसको मतलब न्यायाधीश जो है सजा देगा, यानी कि उसको बख्शेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब काम कौन किया? तो पेरिक्लीज के द्वारा किया गया। तो यानी देखिए, आपको याद रखना क्लिस्थनीज, पेरिक्लीज और सोलन, ये 3 नाम याद रखिएगा। 3 नाम से एथेंस नगर में लिख दीजिएगा। ये पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस में लोकतंत्र को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा। यानी वहां पे 2 तरह के युद्ध हुए। कौन हुए? तो अब उसको भी हम बताएंगे। इसके साथ ही यह साम्राज्य जो है वो खत्म हो गया, यानी समाप्त हो गया। एथेंस और स्पार्टा के बीच 431 ईसा पूर्व में से लेकर 404 ईसा पूर्व तक, यानी एथेंस और स्पार्टा नगर के बीच जो है ना 431 से 404 ईसा पूर्व तक जो है युद्ध हुए। वो कौन युद्ध थे? पेलोपोनेशियन का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध के कारण एथेंस का पतन हो गया। अब देखिए, पेलोपोनेशियंस का युद्ध जो हुआ वो किसके बीच हुआ आपसे पूछेगा, तो एथेंस और स्पार्टा के बीच। और कब हुआ? 431 ईस्वी से ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व तक हुआ। तो दोनों बातें याद रखिएगा, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए, अब एक वो युद्ध पढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चूंकि वीडियो बड़ा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक आपको पढ़ना होगा। एक होगा पर्शियन तथा दूसरा होगा पेलोपोनेशियन युद्ध। ये दोनों युद्ध पढ़ा देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये छोटा ही वीडियो है, मतलब छोटा ही टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है। 4-5 स्लाइड में खत्म हो जाएगा ये। और एथेंस हो गया ना, स्पार्टा एगो बचेगा, उसको कराएंगे। तो स्पार्टा करा देंगे तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका खत्म, ठीक है।
उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना तो उसको भी हम करा देंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको करा के जाएंगे ताकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो और आप बेहतरीन कर सके, बेहतर नहीं बेहतरीन आपको करा के रखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए पर्शियन तथा पेलोपोनेशियन युद्ध क्या है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है ना एथेंस में लोकतंत्र के लिए 2 युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें यही है पर्शियन और पेलोपोनेशियन युद्ध। ठीक है, जिसके कारण ये जो है ना उसकी महानता समाप्त हो गई। एथेंस की पहली युद्ध जो शक्तिशाली युद्ध था वो ईरान साम्राज्य और उसके सम्राट दारा के विरुद्ध लड़ना पड़ा और दारा ने पहले ही सिंधु नदी को लेकर एशिया माइनर तक अपने प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अब देखिए आपको बता देते हैं, एक वो ईरान का शासक था दारा प्रथम। ठीक है, तो दारा प्रथम जो है ना वो बड़ा साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वो पूरे विश्व में अपना शासन तंत्र को फैलाना चाहता था। इसी क्रम में उसने जो है ना भारत के क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया था, सिंध वाला इलाका पर। ठीक है, उसी कड़ी में इसने क्या किया, एशिया माइनर पर भी आक्रमण किया और फिर इसका यूनान पर भी आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अब इसने इर्जियन जो सागर है ना इसको पार करके यूनान पर आक्रमण कर दिया। यानी कि भारत के इलाके को जीतने के बाद इसने क्या है यूनानी क्षेत्र पर आक्रमण कर वहां पे जीतने का प्रयास किया। उसकी बड़ी सेना एक बड़े जहाजी बेड़े की सहायता से एथेंस नगर के निकट जो मैराथन नामक स्थान पर पहुंची और वहीं पे उतरी। और यूनान के इतिहास में पहली बार सारे साम्राज्य ने मिलकर इस शत्रु का सामना किया। यानी दारा का आक्रमण जो हुआ ना यूनान के लोगों के विरुद्ध हुआ और ये मैराथन जगह पर हुआ था। ठीक है, तो मैराथन जगह पर सब यूनान के लोग जो है ना, देखिए हम लोग हमारे भारत पर चाहे हम लोग कितना भी मतलब हमारे भारत में जातिवाद हो कुछ भी हो, हम लोग अलग अलग हों बटे हुए हों, लेकिन अगर भारत पर कोई और आदमी अगर कोई और देश का लोग अगर आक्रमण करेगा तो हम लोग सब मिलजुल कर उसका युद्ध करेंगे कि नहीं, उससे बचाएंगे अपने देश को कि नहीं। तो ठीक वैसे ही वहां पे हुआ कि सब लोग मिलजुल कर अपने मतलब एक तरह से कहिए तो अपने साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने का काम करने लगे। ठीक है, यूनानी सेना संख्या में बहुत कम थी, फिर भी 490 ईसा पूर्व में मैराथन में युद्ध हुआ। इसमें इतनी वीरता से उन्होंने लड़ा कि ईरानी सेना को खदेड़ दिया। यानी कि जो दारा प्रथम का जो सैनिक सेना वगैरह था उसको हरा के इन लोगों ने भेज दिया। किसने? यूनानियों ने। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। 10 साल बाद ईरानियों की सेना ने यूनान पर फिर से आक्रमण कर दिया। यानी कि देखिए ईरान की सेना 2 बार आक्रमण किया, कहाँ? यूनान पर। ठीक है, तो देखिए परंतु वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई, यानी फिर से वो हार गया। थर्मोपीले के दर्रे के पास स्पार्टा के कुछ थोड़े से जो सैनिक थे ना उन्होंने ही इन लोगों को हरा दिया। किसको? ईरानियों को। ठीक है, ईरान ने एथेंस नगर में आग लगा दिया, किंतु अंत में उन्हें वहां से पीछे हटना पड़ा और यही युद्ध के कारण यूनान के जो साम्राज्य है ना एथेंस प्रमुख बन गया। ठीक है, तो आपको सीधा बताते हैं, देखिए ईरानी जो है एक कम्युनिटी था, ईरानी एक देश है अभी भी। आप देखिए ईरान उस क्षेत्र के जो लोग थे ना उसी का शासक था दारा। उसके द्वारा यूनान के लोगों पर पहली बार आक्रमण किया गया, यूनान के लोगों ने उसको हरा दिया। फिर देखिए अब देखिए एगो होता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि बदमाश आदमी को कितनो मारिए वो सुधरने वाला नहीं है। ठीक ऐसा ही ईरानी था। ईरानी फिर से एक बार और आक्रमण कर दिया यूनान पर। फिर आक्रमण किया, फिर इन लोगों ने हरा दिया। इससे क्या हुआ ना एथेंस नगर जो है इसका जो प्रभुत्व है वो बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए पहला युद्ध था। अब देखिए पोलिपेसियन युद्ध क्या है, माफ कीजिएगा पोलिपेनेशियन युद्ध, ये अब देख लीजिए। एथेंस और स्पार्टा जो दोनों है नगर इसी के बीच में हुआ था। ये कब से कब तक? तो 431 से 404 ईसा पूर्व तक ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध के कारण एथेंस का पतन हो गया, यानी एथेंस नगर जो राज्य था वो उसका पतन हो गया इसी युद्ध से। किससे? तो पोलो पेनेशियन युद्ध से। ठीक है, ईरानी योद्धाओं के समय एथेंस ने अन्य यूनानी राज्यों से मिलकर एक संघ बनाया। उस युद्ध के बाद अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस संघ की सहायता से एथेंस ने अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ा ली। यानी एथेंस के लोगों ने क्या किया जानते हैं, जब ईरान का आक्रमण हो रहा था ना एथेंस के लोगों पर, तो इन लोगों ने सेना को गठित कर लिया और वही सेना की सहायता से ये लोग क्या किए, बाद में जब ईरानियों का आक्रमण खत्म हो गया तो इन लोगों ने अपने ही देश में यानी स्पार्टा के लोगों पर भी अधिकार करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया और अपनी राज्य को विस्तृत करने का प्रयास किया। उसने एथेंस की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर स्पार्टा के निवासी भयभीत हो गए। तो अब क्या होता है ना कि देखिए आप किस जब शक्ति बढ़ेगी तो आपका पड़ोस वाला आपसे जलेगा। तो यही हो गया स्पार्टा वाले लोगों के साथ कि एथेंस की शक्ति जैसे बढ़ने लगी तो स्पार्टा वाले लोगों को अखड़ने लगा और उन लोगों ने इसके साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ, यूनान के कुछ राज्यों ने एथेंस की सहायता की
और कुछ राज्यों ने स्पार्टा की सहायता की, यानी यूनान जो है उसके कुछ राज्य एथेंस के साथ मिल गए और कुछ स्पार्टा के साथ, और एथेंस की अंततः पराजय हो गई, यानी एथेंस जो है अंततः हार गया इस युद्ध में। इस देश में लोकतंत्र की जो थी स्थापना हुई थी, एथेंस में जो लोकतंत्र था वो समाप्त हो गया इसके बाद, यानी एथेंस का पराजय हुआ। एथेंस पर किसका अधिकार हो गया? स्पार्टा वाले लोगों का। और यहाँ पे लोकतंत्र था, पहले आपको जो पढ़ाया अभी कि वो एथेंस में लोकतंत्र था वो समाप्त हो गया, ठीक है। एथेंस को स्पार्टा का अधिकारी स्वीकार कर लिया, यानी कि अधिपति स्वीकार कर लिया, यानी एथेंस पर जो है अब स्पार्टा के लोगों का अधिकार हो गया, ये बात हो गया। कई वर्षों तक यूनान के राज्य घरेलू युद्ध में फंस गए, इन्हीं युद्धों में इनकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। अब देखिए होता क्या है जानते हैं, अगर किसी इंसान को तोड़ना है ना, यानी कि किसी इंसान को हरा देना है ना, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है जानते हैं? उसको खुदे में उसके घर से उसको लड़वा दीजिए, घरेवला से। तो यही काम हो गया यूनान में। यूनान के लोग जब हारने लगे ना, यानी अपने आप में लड़ने लगे ना, तो इसी के साथ इस सभ्यता का अंत भी होना प्रारंभ हो गया, यानी यूनान के लोग अपने में लड़ने लगे, गृह युद्ध करने लगे, ठीक है। यही इसकी पतन का कारण भी बन गया। एथेंस की हार के बाद मकदूनिया के राजा फिलिप जो है ना, फिलिप ने यूनान पर अधिकार कर लिया। अपने पुत्र सिकंदर, यानी देखिए सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, ठीक है, और सिकंदर वही है जो कि भारत पर भी आक्रमण किया था, यानी पूरा विश्व को जीतने वाला वही सिकंदर, ये निकल गया। अब देखिए यूनान पर भी ये अधिकार चाहेगा करना, ठीक है। अपनी बड़ी सेना के दम पर ये क्या करता है, यूनान पर अपना अधिकार कर लेता है। कौन? सिकंदर। सिकंदर भी अपना अधिकार कर लिया, कहाँ पे? फिलिप का बेटा सिकंदर था, वो अधिकार कर लिया यूनान पर। इसके साथ ही संपूर्ण विश्व को जीतने का भी इसने प्रयास प्रारंभ कर दिया, यानी यूनान को जब जीत गया तो इसको लगा कि अब तो पूरा विश्व को हम जीत लेंगे, और इसी क्रम में ये क्या करता है कि भारत पर भी आक्रमण करता है। उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके सेनापति ने अब उसके साम्राज्य को जो है ना अलग अलग ढंग से बांट लिया, ठीक है। रोम की साम्राज्य का पूर्व की ओर विस्तार होने लगा, और 446 माफ कीजिएगा 146 से 330 ईस्वी में के बीच रोम के आक्रमणकारियों के फलस्वरूप यूनान का सारा प्रदेश जो है ना रोम साम्राज्य का अंग बन गया। अब देखिए यहीं से रोमन साम्राज्य आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ तक आप पढ़ लिए ना, एथेंस पढ़ लिए, स्पार्टा का आप समझ गए, एथेंस स्पार्टा में युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो स्पार्टा और एथेंस में युद्ध होने की वजह से क्या हुआ, यूनान जो है कमजोर पड़ गया। यूनान कमजोर पड़ा तो उसके बाद क्या होता है, यही लाभ उठाया कौन? फिलिप का बेटा जो है सिकंदर। सिकंदर ने अधिकार कर लिया, लेकिन सिकंदर की मृत्यु जब हो जाएगी तो देखिएगा ये साम्राज्य और भी मतलब एकदम पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। और अंततः क्या होता है, निर्णायक जो स्थिति ये होती है कि अंतिम में इस पर रोमन साम्राज्य का अधिकार हो जाता है, और यही रोमन साम्राज्य क्या करेगा, एक विशाल ऑटोमन रोमन साम्राज्य का स्थापना करेगा, जो अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे, और वहीं से ये थर्ड यूनिट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने पूरा का पूरा समझाने का प्रयास किया है चीजों को। देखिए थोड़ा स्पीड हम किए थे बाबू, ये बात हम स्वीकृत अपने तरफ से करते हैं कि हमने स्पीड पढ़ाया है आपको, लेकिन क्या करें, ये सब टॉपिक आपको पहले पढ़ा दिए हैं, लेकिन ये टॉपिक उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना जो बच्चे नए थे, जिन्होंने नहीं कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो इसीलिए हम पढ़ा दिए। बाकी चीजों को आप अगर पसंद किए होंगे या आपको अच्छा लगा होगा ना, तो अपने दोस्त यार में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए अगर कोई आदमी 40-45 मिनट आपके लिए मतलब मेहनत कर रहा है ना, तो आपको बस इतना ही काम करना चाहिए ना, कि उसका सपोर्ट करके यानी चीजों को और शेयर करके उसको अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। बाकी आप काम कीजिएगा, बाकी हम आज विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।